हे गाइस, आज बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एन एसे। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर कि ऐसे कैसे लिखते हैं। और इस वीडियो में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं इसी के ऊपर। एक ऐसे भी मैंने लिख के यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी हम इलैबोरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना। तो चलिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ऐसे कैसे लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग। तो व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले डेफिनेशन हम जान लेते हैं ऐसे क्या क्या होता है। तो ऐसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि किसी टॉपिक या किसी आइडिया को प्रेजेंट करता है ऑथर के पर्सपेक्टिव से। उसके थॉट्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स, ये सब आपको ऐसे में देखने को मिलता है। ठीक है, कि आप जो सोचते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिला है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आप ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो उसके फैक्ट्स हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या सोचते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव से जो है अपने थॉट्स भी आप ऐसे में लिखते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो इसे ही ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब यहाँ टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं ऐसे के, जैसे कि नैरेटिव कथात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं वर्णनात्मक, एक्सपोजिटरी होते हैं व्याख्यात्मक, पर्सुएसिव होते हैं प्रेरक, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो टाइप्स हो गए ऐसे के। ठीक है, तो ऐसे वैसे करता क्या है, तो ऐसे जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जिससे कि आपका जो बोलचाल होता है वो इम्प्रूव होता है, आप किसी से बात कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे आपकी इम्प्रूव कर देता है। और क्या होता है, इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग, आपके आलोचनात्मक सोच को ये इनहैंस करता है। ठीक है, यूजफुल फॉर एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल लाइफ, और आपके जो है एकेडमिक्स यानी आपके जो एजुकेशन है। ठीक है, जब जो भी आप कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही साथ आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए, ये सब तो बात हो गई ऐसे की। अब ऐसे लिखा कैसे जाए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऐसे का। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो ऐसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ऐसे का इंट्रोडक्शन, जैसे कि स्टार्ट विथ अ हुक टू ग्रैब अटेंशन। तो सबसे पहले हम ऐसे ऐसे वर्ड से, ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे जो कि पढ़ने वाले के अटेंशन को ग्रैब करे। ठीक है? उन्हें वो खींच ले अपनी तरफ। उसको पढ़ने पे वो मजबूर हो जाए, वो जानना चाहे कि उसने ऐसे में ऐसा क्या लिखा है। ऐसा आपका पहला लाइन होना चाहिए। ठीक है? गिव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। उसके बाद एंड विथ योर मेन आइडिया, यानी आपका खुद का जो थीसिस होता है, तथ्य होता है आपका खुद का। ठीक है, वो आप इसमें लाते हैं लास्ट में। ठीक है, एंड में आपको अपना जो है ओपिनियन देना होता है, लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो है ऐसे होता है। ठीक है, अब ऐसे के जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं, जो बीच के पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, तो ईच पैराग्राफ स्टार्ट विथ अ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, तो जो भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ में एक ऐसे कंप्लीट किया, तो हर एक पैराग्राफ का जो है टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। पैराग्राफ का जो भी शुरुआत यानी स्टार्ट का स्टेज जो होता है हर एक पैराग्राफ का, उसमें आपका टॉपिक सेंटेंस आना चाहिए, जो भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, उसके बाद ऐड सपोर्टिव डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, और आपके जो सपोर्टिव डिटेल्स होते हैं या एग्जांपल होते हैं वो सब आपको ऐड करना होगा, ताकि आपका जो ऐसे होगा वो पढ़ने में और बढ़िया लगे और समझ में आए लोगों को। ठीक है, लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, जिसमें आपका खुद का आइडिया थीसिस देते हैं। ठीक है, उसके बाद समराइज की पॉइंट आप समराइज करते हैं, और फिनिश विद ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थॉट, और अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ओपिनियन क्लोजिंग थॉट देते हैं लास्ट में। ठीक है, ये कंक्लूजन में आप देते हैं। अब यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ ए गुड ऐसे के लिए क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके ऐसे में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी आइडिया शुड फॉलो लॉजिकली। आपका जो आइडिया है ऐसे का, वो लॉजिकली फॉलो करना चाहिए ऐसे को। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं ऐसे में। ठीक है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से आपको बिल्कुल नहीं भटकना, उसी टॉपिक के अराउंड ही आपको रह के जो है हर एक चीज को क्लियर करना है। ठीक है, और जो आपका फोकस ऑन द थीसिस, आपके जो भी तथ्य है, ठीक है, आपको उस पे फोकस रहना है। ठीक है, एवरीथिंग शुड टाई बैक टू द मेन आर्ग्यूमेंट। आपका आप जो भी टॉपिक है आपका, आपको उससे बंध के रहना है, यानी उससे जुड़े हुए रहना है, उससे भटकना नहीं है, उस टॉपिक से दूर नहीं होना है, हमें उस टॉपिक के अंदर ही रह के आपको जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। फिर आपको जो है ग्रामर और वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखते लिखते हिंदी गलत कर देते हैं, इंग्लिश गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं करना है, आपको ग्रामर वोकैबुलरी पे जो है अच्छा खासा ध्यान देना है। क्या करना है, सिंपल क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एरर्स करना है। ठीक है, सिंपल लिखना है, क्लियर लिखना है, और
एरर फ्री लिखना है, गलतियां नहीं करनी है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग आता है, तो डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। तो आपको जो है प्रदर्शन करना है किस चीज का, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस का। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, मतलब आप या तो उस टॉपिक को लेके अपना कोई सजेशन दे सकते हैं कि इस तरीके से होता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो ये सब भी आप ऐसे में दे सकते हैं अपना। राइटिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए हमारा, प्री राइटिंग, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग होना चाहिए, यानी विचार मंथन और रूपरेखा तैयार हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि आप लिखने के लिए बैठते हैं, ऐसे आपको टॉपिक मिल गया, आपको पहले उस टॉपिक का जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना है। ठीक है, पहले आप हम सोच लेंगे कि हमें ऐसे किस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर उसका एक रूपरेखा तैयार हम कर लेंगे अपने मन में ही। फिर ड्राफ्टिंग की बारी आती है, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट विदाउट वरिंग अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन की चिंता किए बिना हमें जो है स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो देखो यहाँ पे ये जरूरी होता है, जो भी आप लिख रहे हैं तो आप उसमें ग्रामर करेक्ट लिख रहे हैं कि नहीं, उसका पंक्चुएशन सही लिख रहे हैं कि नहीं, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है प्रूफ रीडिंग के लिए एक जरूरी स्टेप होता है। ठीक है, वैसे एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो क्या जाता है। चलिए अगला पॉइंट हमारा, कॉमन मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। तो लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, उसे हमें अवॉइड करना है, वो हमें नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, सिंपल और क्लियर लिखना है। ठीक है, फिर गोइंग ऑफ टॉपिक, हमें टॉपिक से दूर नहीं जाना, हमें टॉपिक के अंदर रह के ही जो है, जो भी टॉपिक है आपका, जिस भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं, उसी टॉपिक पे आपको रहना है, टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकना है आपको। ठीक है, तो गोइंग ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। लैक ऑफ एविडेंस और एग्जाम्पल, आपको एविडेंस और एग्जाम्पल की जो है कमी नहीं रखनी है आपके टॉपिक में। ठीक है, जितना हो सके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करना है एग्जाम्पल देने से, एविडेंस देने से। तो ये सब चीजें आप करके अपने ऐसे को बहुत ही बेहतरीन सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिखा हुआ है, द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपके समझने के लिए मैंने इतना आसान सा टॉपिक रखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है एडवांटेज क्या सब है। ठीक है, बहुत बार ये टॉपिक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये जो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन का ट्रेंड बन चुका है ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए ऐसे पढ़ते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडिशनल लर्निंग बाय ऑफरिंग ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन ने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रेडिशनल लर्निंग को। कैसे, क्योंकि ये जो है आपको ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी सुलभता और लचीलापन, ये आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और आप इसको कहीं भी यूज, यानी आप सोते समय, बैठते समय, खाते समय, जैसे मर्जी आप इसको ले सकते हैं, इस एजुकेशन को आप ले सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को, है ना। वन की बेनिफिट इज एक्सेसिबिलिटी, स्टूडेंट कैन एक्सेस मटेरियल एंड पार्टिसिपेट इन क्लास फ्रॉम एनीवेयर। अब ये जो है पहला एक्सेसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिलता है कि जो भी स्टूडेंट है वो इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग डाउन अ जियोग्राफिकल बैरियर, तो ये जियोग्राफिकल बैरियर को भी ये ब्रेक डाउन करता है। चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, चाइना से हो, जापान से हो, कहीं से भी हो, आप एक देश से दूसरे देश भी जो है एजुकेशन ले सकते हो, है ना। आप यूट्यूब पे ही देख लो, आपको हर एक देश के आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर आपको ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी allows individuals with diverse schedules such as working professionals or those with family commitments to pursue education without the need for physical attendance। अब देखिए गाइज, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है किस तरीके से, डाइवर्स शेड्यूल्स। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, किसी को 10 बजे सुबह में टाइम मिलता है, किसी को रात के 9 बजे टाइम मिलता है। ठीक है, ये सब चीज के लिए, सब इंसानों के लिए जो है बेनिफिशियल है ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि जो प्रोफेशनल है या फैमिली वाले हैं या जो भी है, ठीक है, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है ऑनलाइन एजुकेशन में। यहाँ पे another major advantage is the ability to cater to individual learning preferences। तो अब देखिए another major advantage क्या है, ability to cater to individual learning preferences। अब यहाँ पे जो है आप एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो अगर 50 बच्चे कुछ और पढ़ना चाहें, 50 बच्चे कुछ और पढ़ना चाहें, 10 बच्चे कुछ और पढ़ना चाहें, तो ऐसा नहीं होता है। जो टीचर पढ़ाएंगे एक पूरे क्लास में वही सबको पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसको बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो डायरेक्ट जाके ऑनलाइन एजुकेशन में बीपीएससी का बैच ज्वाइन करेगा या यूट्यूब पे बीपीएससी सर्च करेगा। ठीक है, तो उसको जो भी पढ़ना है वो यूट्यूब पे ऑनलाइन
कहीं से भी वो इंडिविजुअली उसको जो पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है? उसे किसी और के साथ बंधना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये एबिलिटी आपको मिल जाती है ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है? ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड वेरियस मल्टीमीडिया रिसोर्सेज सच एज वीडियोज, इंटरेक्टिव क्यूजेज एंड रिटन मटेरियल्स अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट बेस्ट सूट्स देयर लर्निंग स्टाइल, ठीक है? स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन कोर्स वाले जो होते हैं वो बहुत कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव क्यूजेस होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, उन्हें वीडियो से समझ आता है, पीडीएफ पढ़ के समझ में आता है, जैसे भी उन्हें समझ में आता है, ठीक है? तो वो अपने लर्निंग स्टाइल को वो खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो भी उन्हें सूट करता है वो चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग में। लेकिन यही चीज़ ऑफलाइन लर्निंग में नहीं हो पाता है। फिर दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच एनहांसेस एंगेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, पढ़ाई करने का, ठीक है, ये क्या करता है, इनहेंस करता है एंगेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन को, यानी सहभागिता और समझ को जो है इंप्रूव करता है। चलिए आगे देखते हैं। एडिशनली ऑनलाइन एजुकेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव। और एक चीज और बेनिफिट है आपको, यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया है, देख सकते हैं। तो एडिशनली और क्या बेनिफिट है आपको कि ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है एलिमिनेटिंग एक्सपेंसेस लाइक कम्यूटिंग, टेक्स्ट बुक्स और अकोमोडेशन, ठीक है? कैसे हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिव? पहली बात, आपका जो है एलिमिनेटिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, लाइक कैसे कैसे एक्सपेंसेस, आपके कौन कौन से खर्चे हैं जो बच जाते हैं। जैसे कि आवागमन का आपका खर्चा बच जाता है, कम्यूटिंग का खर्चा बच गया, टेक्स्ट बुक यानी किताबों का खर्चा बच गया, अकोमोडेशन यानी रहने का खर्चा बच गया, ठीक है? तो ये सब खर्चे आपके बच जाते हैं अगर आप घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो, ठीक है? Institutes can reach a broader audience without the need for extensive physical infrastructure, often leading to reduced tuition fees. अब इंस्टीट्यूट वाले को भी इससे फ़ायदा होता है क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच पाते हैं बिना किसी बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए, ठीक है? उन्हें बहुत बड़े-बड़े मकान नहीं बनाने पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ऑनलाइन बहुत बड़े स्टूडेंट के ग्रुप को भी पढ़ा सकते हैं, तो ये फ़ायदा इंस्टीट्यूट वालों को भी होता है। सकते हैं जैसे कि आपके सामने एक पीडब्ल्यू जो है, पीडब्ल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पीडब्ल्यू ने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, ठीक है? उन्होंने फीस भी बहुत कम रखी, ठीक है? खान जीएस एकेडमी उनकी बात कर लो, उन्होंने फीस बहुत कम रखी, ठीक है? तो वो फीस कैसे कम रख पाए? क्योंकि उनका जो है अकोमोडेशन, जो बच्चों को बिठा के पढ़ाने का जो खर्चा था, बड़े से हॉल में बिठा के पढ़ाते थे, ठीक है? तो वो सब खर्चा बच रहा है उनका, ठीक है? और बच्चों का भी जो है एक्सपेंस बच रहा है, आने जाने का एक्सपेंस बच रहा है। तो इन सब कारण से जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है? उन्हें बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द एसिंक्रोनस नेचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्रमोट्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट एज स्टूडेंट कैन स्टडी एट देयर ओन पेस, बैलेंसिंग एजुकेशन विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए गाइस, ये जो नेचर होता है ऑनलाइन लर्निंग का, ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? सेल्फ अनुशासन को। यहाँ पे जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करना होता है कि अगर मेरा क्लास 9 बजे से है, 10 बजे से है, ठीक है? तो मैं उस समय क्लास करूँगा। उन्हें टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंध करना होता है, ठीक है? और वो स्टूडेंट अपने स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं तो 2x स्पीड पे पढ़ते हैं। 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी वो पढ़ सकते हैं, अपने पेस के अकॉर्डिंग वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। फाइनली ऑनलाइन एजुकेशन fosters a global learning community, allowing students to collaborate with peers from different cultures, enhancing their critical thinking and preparing them for a globalized workforce. अब देखिए एक बेनिफिट और मिलता है आपको ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए कि वो ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी के साथ भी जो है कोलैबोरेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है, इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और वो जो है ग्लोबलाइज वर्कफोर्स के लिए प्रिपेयर्ड हो पाते हैं, ठीक है? वो तैयार हो जाते हैं ग्लोबलाइज वर्कफोर्स के लिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन आ गया, ठीक है, हमारा लास्ट पैराग्राफ। तो इन कंक्लूजन ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, पर्सनलाइज पर्सनलाइज लर्निंग, अफोर्डेबिलिटी, ईटीसी, ठीक है? तो ऑनलाइन एजुकेशन आपको क्या-क्या ऑफर करता है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग आपको प्रोवाइड करता है, अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, जिसकी बातें हम कर चुके हैं। These benefits make online learning a valuable alternative to traditional education, enabling students to achieve their academic and career goals. अब गाइस यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अब गाइस ये सब चीजें जो है
ऑनलाइन लर्निंग को ट्रेडिशनल लर्निंग के मुकाबले एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाती है, जहाँ पे स्टूडेंट लर्न करके अपने एकेडमिक और करियर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ऐसे। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो और आपने सीखा होगा कि हम किस तरीके से जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले टॉपिक लिखा, फिर उसका बॉडी लिखा, बॉडी में हमने जो भी डिस्कशन थे वो किए, फिर लास्ट में हमने क्या अपना कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन में हमने जो है अपने थॉट्स लिखे। तो इस तरीके से जो है ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा ऐसे हमने आपको लिख के बताया। आपको जो भी की एलिमेंट्स हमने बताए, स्ट्रक्चर बताया ऐसे का, ये सब आपको समझ में आया होगा आई होप। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे टॉपिक पे आपको ऐसे लिख के दे देंगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे वाले वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो ऐसे रहे और एग्ज़ाम में अगर वो ऐसे आता है या उससे रिलेटेड भी कोई ऐसे अगर आता है, तो आप उस ऐसे को ज़रूर लिख पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।